सर जो इन्वेस्टर्स हैं जब अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं तो हर बार आप देखेंगे तो एनालिसिस में वो फैक्टर इन करते हैं तो वो रिटर्न्स का ही सबसे टॉप प्रायोरिटी में रहता है और वो हिसाब से वो लोग चलते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि कस्टमर भी यही पूछता है ना किधर मेरे को सबसे हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा, राइट? सी देखो क्या है, ये नॉर्मल साइकोलॉजी है ना, बिकॉज आपको ऑलवेज ये लगेगा, अभी जैसा यहाँ पर हमारे थाने में भी एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, बहुत सारे एडवाइजर्स भी उसमें ये हुए, किसी ने बहुत हाई रिटर्न 18% रिटर्न का प्रॉमिस करके करोड़ों रुपया जमा किया, अभी कुछ 5-6 साल उनको पैसा मिल गया, उसके बाद लास्ट 3 साल से पैसा ही नहीं मिल रहा और पूरा पैसा उनका डूब गया। सो बेसिकली रिस्क है ना, लोग हमेशा, लोगों के माइंड में एक चीज आती नहीं है, वो ये है कि हाई रिटर्न के साथ आपको हाई रिस्क भी है, अनबिलीवेबल रिटर्न के साथ आपका अनबिलीवेबल रिस्क भी है। मतलब एक आज के समय में अगर कोई 18% रिटर्न दे रहा है तो 100% आशीष गारंटी से मैं कहता हूं उसका कैपिटल डूबने वाला है। देयर इज नो क्वेश्चन, मतलब इसमें सोचने का जरूरत नहीं है। तो क्लाइंट जो सोचता है 18% मिलेगा, उसने सोचना चाहिए कि मेरे को मेरा कैपिटल मिलने वाला नहीं है, तो उसका कैपिटल करीबन 5 साल में रिफंड हो जाता है, रिटर्न उसको कुछ मिलता नहीं है। तो बेसिकली 2 चीज इसमें है, अगर कोई कस्टमर रिटर्न की बात भी करता है ना, रिटर्न का जो बात है वो बात जो है ना वो डिपेंड होता है आपके डिसिप्लिन पे, क्योंकि डिसिप्लिन अगर नहीं है तो फिर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। रिटर्न कब मिलेगा? जब आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी। भले मार्केट ऊपर है, मार्केट नीचे है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वॉर हो रहा है, एकदम शांति है, तो भी आप टकाटक टकाटक टक 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 आप अगर आपका SIP करते रहते हैं तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे लगता है ये फॉल्टी डिसीजन लोग लेते हैं, बिकॉज सिर्फ इन्वेस्टमेंट के टाइम पे वो लोग क्यों सोचते हैं कि रिटर्न मिलना चाहिए, बाकी सब जगह पे नहीं सोचते। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एक मर्सिडीज कार लेता हूं कोई कस्टमर, तो ये नहीं सोचता। आप सोचो ना कि अगर रिटर्न रियली सबसे बड़ा चीज अगर होता, जैसे आप बोलते हैं कस्टमर के लिए, तो वो मर्सिडीज क्यों लेता? क्योंकि मर्सिडीज का कॉस्ट भी वेरी हाई है, एवरेज भी बहुत लो है, तो मतलब रनिंग कॉस्ट भी है, ये भी कॉस्ट है। तो मुझे लगता है अगर रियली रिटर्न इंपॉर्टेंट होता तो कस्टमर ऑल्टो लेके घूमता, कस्टमर ऑल्टो लेके घूमता, बिकॉज ऑल्टो में आपका रिटर्न सबसे ज्यादा मिलता है, बिकॉज उसका कॉस्ट भी कम है, रनिंग कॉस्ट भी कम है। बट एक्चुअली आप देखेंगे रिटर्न एक्चुअली इतना कंसिडरेशन में नहीं होता है, ये क्लाइंट को गलत फहमी है। ये सब लोग रिटर्न का बात करते हैं इसके लिए। जैसा अभी एक्को इंश्योरेंस वाला है, वो बोलता है कि आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक साथ नहीं करने का, मतलब वो इंश्योरेंस की बात करेगी, टर्म इंश्योरेंस लेने का, बाकी म्यूचुअल फंड में डालने का। अरे बाबा, बट तुम ये बोल रहे हो, सही बात है, बट ये लॉजिकल लोगों के लिए सही है, इमोशनल लोगों के लिए सही नहीं है, डिसिप्लिन लोगों के लिए सही है। एको जो बोलता है वो डिसिप्लिन के लिए सही है, इनडिसिप्लिन के लिए कहां सही है? इट्स नॉट करेक्ट। तो इसके लिए मुझे क्या लगता है ना, ये डायरेक्ट एक टारगेटेड वे से जब हम करते हैं ना कि सब लोग रिटर्न के पीछे भागते हैं, तो बिहेवियरल कंट्रोल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है हमको ऐसा कुछ लॉक वाला इन्वेस्टमेंट भी लोगों को देना चाहिए, जिससे ऑटोमेटिक डिसिप्लिन डेवलप हो जाए। अदरवाइज नेचुरली अगर आप देखेंगे, वेरी सिंपल है, आप नेचुरली नेगेटिव सोचते हो कि पॉजिटिव सोचते हो? पॉजिटिव। नेचुरली पहले डर लगता है, नेगेटिव ही रहता है, मतलब हमारा माइंड वैसे ही, क्योंकि हमारा माइंड को बनाया गया वैसे है। जैसे आपके 32 दांत है, आपके 32 दांत है तो कभी आपको याद नहीं आती, बट एक अगर दांत गिर जाए तो क्या होता है? जबान उधर ही जाती है, जबान उधर ही जाती है। तो मतलब क्या, एक दांत गिर गया तो हमको माइंड हमेशा याद दे, देखो एक गिर गया, बट 32 है तो माइंड कभी हमको बताएगा नहीं। तो उसी प्रकार से ये जो रिटर्न है ना, इसका रिटर्न का बात जो है वो लोगों को मतलब जिस प्रकार से बताया जाता है वो रिटर्न इंपॉर्टेंट है, बट रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ज्यादा रिटर्न मिलता है, रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। सर ये कंसिस्टेंसी और वॉलेटिलिटी के बारे में जो आपने बताया वो थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं? मतलब बेसिकली क्या है ना,
वॉलेटिलिटी क्या होता है कि मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, वो सिंपल है। आप वॉलेटिलिटी को बीट कैसे कर सकते हो, मार कैसे सकते हो, जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। मतलब अगर आप मार्केट ऊपर जाता है तभी खरीदते हैं, मार्केट नीचे जाता है जब भी आप बेचते हैं, तो नहीं होगा। आप मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, आप अगर कंसिस्टेंटली उसको अमाउंट डालते रहेंगे तो उसको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, जिसमें मार्केट डाउन रहेगा आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेगा, मार्केट अप रहेगा आपको कम मिलेगा, बट ओवरऑल कॉस्ट जो है आपका ऑलवेज जितना आपने पैसा भरा उससे ज्यादा आपका वैल्यू हमेशा रहेगा। इसके लिए वॉलेटिलिटी मतलब जो अप डाउन होता है मार्केट में, उसको मैनेज करने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा है। टाइम जो है, समय, लंबा समय अगर हम इन्वेस्टेड रहते हैं तो टाइमिंग लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हमेशा लोग क्या है ना, मार्केट को टाइम करने का सोचते हैं कि चलो ऊपर जाएगा तो मैं बेचूंगा, नीचे जाऊंगा तो मैं खरीदूंगा, बट वो किसी को पता नहीं है। अगर ऐसा पता होता तो सब लोग बगान हो जाते, वो तो पता नहीं। तो टाइम, आप अगर लंबे टाइम का सोचते हो, कंसिस्टेंसी और लंबे टाइम, तो आप टाइमिंग का कोई उसमें मतलब नहीं होता है। दूसरा, डिसिप्लिन और एक्साइटमेंट। क्या है, मार्केट ऊपर गया एकदम मतलब एकदम डांस विंस करेगा, और मार्केट एकदम नीचे जाएगा तो नाराज हो जाएगा। तो ये जो एक्साइटमेंट है, इसको मारने के लिए या इसको मैनेज करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। जो आदमी डिसिप्लिन है, मतलब जो मार्केट ऊपर जाने से बहुत नाचता भी नहीं है और जो मार्केट नीचे जाने से बहुत रोता भी नहीं है, वो मतलब कैसा है, वो टिक 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 उसका चालू ही रहता है, भले कुछ भी हो जाए तो मुझे क्या लगता है ना कि एक लो रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट जो रहेगा, वो डिसिप्लिन्ड हाथों में अगर रहेगा तो उसको बहुत ज्यादा पैसा बनेगा। मैं रिटर्न नहीं बोलूंगा, कम रिटर्न वाला इंस्ट्रूमेंट एक डिसिप्लिन्ड आदमी के हाथ में रहेगा, उसका कॉर्पस ज्यादा बनेगा, जबकि एक इनडिसिप्लिन्ड आदमी के हाथ में हायर रिटर्न वाला प्रोडक्ट भी रहेगा, उसका कॉर्पस कम बनेगा। ये अस्तित्व है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, और ये रियलिटी लोगों को समझना चाहिए। तो जब मेरे को पता नहीं कि कस्टमर डिसिप्लिन्ड है या इनडिसिप्लिन्ड है, बेसिकली मुझे पता लगाना चाहिए। अच्छा, ये कैसा पता लग जाता है? अगर किसी के पास पीपीएफ अकाउंट है, आप देखो, मैं ये आपको गारंटी के साथ, और मैं हमारे जो भी व्यूअर्स है उनको मैं ये चैलेंज देना चाहता हूं, कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप पीपीएफ वाला पूरा हिस्ट्री देखो, 90% लोग पीपीएफ में कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें कंपल्शन नहीं है। इंश्योरेंस में 90% लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उसमें कंपल्शन नहीं। लोग 3 महीने पहले से सोचते रहते हैं मेरा प्रीमियम आने वाला है। तो क्या है ना, ऑलवेज एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डिसिप्लिन्ड आदमी के हाथ में लो रिटर्न वाला भी ज्यादा पैसा देगा, ज्यादा कॉर्पस बनाएगा, और एक इनडिसिप्लिन्ड आदमी के हाथ में हाई रिटर्न वाला इंस्ट्रूमेंट में भी डालेगा, उसको कॉर्पस कम मिलेगा। ऐसा फैक्ट है। सर, कितने क्लाइंट लोग जो है वो रिडेम्पशन के लिए जाते हैं, तो जो रिडेम्पशन के लिए जाते हैं, आपको लगता है कि जब वो रिडेम्पशन करते हैं तभी उनका टाइमिंग गलत रहता है? देखो, आपने अभी बताया कुछ समय पहले, राइट, हमारा पिछले वाला वीडियो में हमने देखा कि बेसिकली 70% लोग इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, बीच में वो लोग विड्रॉ कर देते हैं। अब ये कब विड्रॉ करते हैं? जब उनको डर लगता है। अच्छा, डर उनको कब लगता है? जब मार्केट गिरता है। तो देखो क्या है, बिकॉज मैंने माइंड में मेरे सेट क्या है कि मेरे को रिटर्न बहुत ज्यादा मिलेगा, और जब एक्चुअली मार्केट गिर जाता है तो ऑब्वियसली मेरे को डर लगा है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मेरे को हाई रिटर्न मिलेगा, इसलिए मैं फफल जाता हूं और मैं पूरा विड्रॉ करता हूं, बिकॉज मुझे और लॉस करना नहीं है। उसको स्टॉप लॉस कहते हैं, स्टॉप लॉस बिहेवियर। तो हर एक इंसान अपना लॉस को कम करने के लिए स्टॉप लॉस बिहेवियर करता है, और यही कारण है उसका गोल कभी भी अचीव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो रॉन्ग टाइम पे रिडेम्पशन करता है। अच्छा, रिडेम्पशन कब करना चाहिए? जब गोल का टाइम आता है तब रिडेम्पशन करना चाहिए। मैंने अगर रिटायरमेंट के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे रिडीम करना चाहिए। मैंने अगर मेरे बच्चों का एडुकेशन के लिए अगर प्लानिंग किया है तो जब मेरा बच्चा कॉलेज जाएगा तब मेरे को रिडेम्पशन करना चाहिए। तो हर एक रिडेम्पशन गोल पे होना चाहिए, मार्केट पे नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि हिस्ट्री ये बताती है कि फियर जो है, डर जो है, वो लॉजिक से
ज्यादा काम करता है और ज्यादा लोग उसमें फंसते हैं, ज्यादा लोगों का जो गोल जब आएगा उसके पास वो गोल के लिए पैसा नहीं रहेगा, भले उसने इन्वेस्टमेंट उस चीज के लिए किया रहेगा। तो मुझे लगता है ना, बिहेवियर जो है ये हमको एसेट एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट में हमको बिल्ड करना पड़ेगा, जस्ट कस्टमर के ऊपर डिपेंड करके नहीं चलेगा। तो हम लोग जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं या स्थिरता की बात करते हैं, ये हाई रिटर्न्स के बारे में नहीं है। मतलब स्टेबिलिटी वो सुरक्षा, जैसा सुरक्षा घेरा होता है, ये स्टेबिलिटी जो फैक्टर है ना, वो हाई रिटर्न की बात नहीं है, वो एक सुरक्षा घेरा है। अब ये सुरक्षा घेरा मतलब गार्ड रेल है। तो गार्ड रेल क्यों इंपॉर्टेंट है? सी, जैसे मैंने ऑलवेज बताया ना कि आप मेरे को एक इमेजिन करो कि एक ट्रपीज जो है वो सर्कस में झूले पे जंप मार रहा है, तो उसको एक नेट रहता है। ये नेट क्या है? सुरक्षा घेरा ही है ना, राइट। सुरक्षा घेरा, ताकि वो गिर जाएगा तो बाय चांस गिर जाएगा तो वो सेफ लैंडिंग हो जाएगा। सिमिलरली सुरक्षा घेरा हमारे इन्वेस्टमेंट में भी होना चाहिए। जो ये स्टेबिलिटी फैक्टर है ना, अच्छा वेरी सिंपल है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ओके, बोट आपने देखा है, बोट में एक जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सेल को क्या बोलते हैं, सीड। एक सीड होता है, एक हल होता है, करेक्ट, और फिर उसमें एक लाइफ जैकेट होता है। अब अगर ये बोट जब हम बनाते हैं तो नॉर्मली मुझे ये बताओ कि बोट को आगे लेके जाना और एंड तक पहुंचाना, ये काम कौन करता है? हल करता है कि सेल करता है? सेल करता है, राइट। वेरी सिंपल है। मतलब सेल के वजह से बोट जो है वो आगे जाती है और अपने डायरेक्शन में रहती है। हल क्या करता है? कुछ भी काम, मतलब एक्चुअली अगर हम डेस्टिनेशन का देखेंगे तो कुछ भी उसका काम नहीं, ऐसा इमीडिएट अगर सोचेंगे कुछ काम नहीं है। तो मैं अगर आपको ये कहूं, और मैं ये बहुत सारे कस्टमर को बोलता हूं, एक काम करो, आप ऐसा बोट बनाओ जिसमें हल बहुत छोटा रहेगा, 2 पैर रख सकते हैं उतना ही हल रखो, बाकी आपका जो सेल है बहुत बड़ा हो। क्यों? क्योंकि सेल आपको स्पीड देता है, डायरेक्शन देता है। तो मुझे बताओ आशीष कि जस्ट 2 पैर रखने लायक अगर मैं एक लकड़े का ये बनाऊं और इतना बड़ा मैं सेल बनाऊं तो क्या प्रॉब्लम होगा? मैं डूब जाऊंगा सर। क्यों डूब जाएंगे? क्योंकि बैलेंस नहीं कर पाऊंगा ना। तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि हवा से वो उड़ जाएगा, राइट। हवा से वो पलट जाएगा, बिकॉज हवा को वो, तो बैलेंसिंग जो रखना, भले वो अपना डायरेक्शन में काम नहीं दे रहा है या उसका एंड रिजल्ट हमको उसका मिल नहीं रहा है, बट वो जो स्टेबिलिटी देता है, वो स्टेबिलिटी से उसका क्या होता है, स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, बट वो अपना डेस्टिनेशन में गारंटीड पहुंचता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी, इसके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेबिलिटी से वो भले हाई रिटर्न नहीं मिलता है बट वो गारंटीड अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। इसके लिए हल मतलब काफी, हाँ। तो मतलब जो एसेट एलोकेशन में अगर हम देखेंगे, हल 30% है और सेल जो है वो 70% है और टर्म पॉलिसी और लाइफ जैकेट है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपका जर्नी फास्ट होना जरूरी नहीं, आपका जर्नी गारंटीड होना चाहिए। दैट इज व्हाट। तो मतलब सर आपका कहना है कि 3 चीज होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए और प्रोटेक्शन होनी चाहिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली। क्योंकि हम लोग जो अभी सब डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो आप देखोगे खाली अगर ग्रोथ होगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, तो प्रेजेंट गैप जो है, एक गैप उसमें उड़ जाएगा। अगर सीएफपी वाले जैसे बोलते हैं कि खाली टर्म पॉलिसी लो, म्यूचुअल फंड लो, तो हम स्टेबिलिटी वाला उसमें फैक्टर नहीं है, हमने क्या किया, खाली हमने दोनों गैप को कवर किया, स्टेबिलिटी नहीं है। तो बेसिकली क्या है ना, ग्रोथ होना चाहिए। अभी मैं ये भी कहूंगा कि 100% आपको इंश्योरेंस में नहीं डालना चाहिए, वो भी पागलपना है। बिकॉज आपका स्टेबिलिटी मतलब सिंपल है, अगर मैं बोट ऐसा बनाऊं जिसमें सेल ही नहीं हो, खाली अगर हल हो, राइट। देखो सिंपल है, मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूं कि खाली हल रहेगा, सेल नहीं रहेगा, सीड नहीं रहेगा, वो बोट किधर नहीं जाएगा। तो मतलब अपना स्टेबिलिटी भी इतना नहीं होना चाहिए कि ओवर स्टेबिलिटी हो जाए, ओके, वो भी फायदा नहीं। तो ग्रोथ होना चाहिए, सेल का जरूरी है,
उसके साथ साथ स्टेबिलिटी भी होना चाहिए, बिकॉज सेल तब काम कर सकेगा अगर उसमें स्टेबिलिटी 30% रहेगा, तो नहीं तो सेल का काम नहीं रहेगा। और लाइफ जैकेट जो है वो प्रोटेक्शन के लिए, तो आपको स्टेबिलिटी में जितना आप इंश्योरेंस दे रहे हैं उसके ऊपर का गैप आपको टर्म पॉलिसी कंप्लीट ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली मतलब क्या है, आपने फ्यूचर जो इक्विटी है वो आपने म्यूचुअल फंड में डाला, डेट आपने एंडाउमेंट इंश्योरेंस में डाला, और प्रोटेक्शन के लिए जो भी गैप बचा है उसमें आपने टर्म पॉलिसी में डाला, तो आपका तीनों एकदम परफेक्ट ये हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, फ्यूचर कॉर्पस को ग्रोथ काम में आता है, बिकॉज फ्यूचर कॉर्पस नहीं तो ग्रोथ के बिगर फ्यूचर कॉर्पस नहीं होगा। स्टेबिलिटी से क्या होता है, जो ये वॉलेटिलिटी है, तूफान है, बीच में जो सब होता है उसको वो संभालता है, और प्रोटेक्शन जो है वो हमारा प्रेजेंट गैप को कवर करता है। इमीडिएटली कुछ जरूरत होगा तो वो तो मतलब प्रेजेंट गैप, फ्यूचर गैप, और उसका जो जर्नी है उसमें कोई तूफान बीच में आता है तो उससे बचने के लिए स्टेबिलिटी। तो ये मेरे को लगता है एकदम करेक्ट है। तीन आपने जो लेयर्स बोला ना वो करेक्ट है। सर ये सारी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसका मतलब सार अगर लेना है तो इसका मतलब ये है कि एलोकेशन जो है वो बिहेवियर के बिना इनकम्प्लीट है, राइट। तो वो कैसे, जरा समझाइए। सी बेसिकली क्या है ना, एलोकेशन जब आप करते हो बिहेवियर के बिगर अगर करते हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। वाई? बिकॉज वेरी सिंपल है, अगर आप टर्म प्लस म्यूचुअल फंड कर रहे हो और उसमें अगर बिहेवियर इनडिसिप्लिन्ड है तो आप कभी भी उसमें काबिल नहीं होंगे, आपका गोल्स कभी कंप्लीट नहीं होगा, 100% नहीं होगा। तो ये जो बिहेवियर है या ये जो डिसिप्लिन है या कंसिस्टेंसी है या न डरने की जो एक हमारी जो क्या बोलते हैं साइकोलॉजी है, तभी जाके आपका गोल सब कंप्लीट हो जाता है। तो खाली रिटर्न के ऊपर अगर आप देखेंगे तो तूफान आएगा, आप डूब जाएंगे, करेक्ट, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। खाली आप अगर रिटर्न के ऊपर मतलब पूरा चीज अगर आप रिटर्न, तो इसके लिए मुझे क्या लगता है ना, इनडिसिप्लिन ज्यादा लोग है, इसके लिए हमको स्टेबिलिटी फैक्टर लाना ही लाना पड़ेगा उस इनडिसिप्लिन को डिसिप्लिन में, बिहेवियर में डालने के लिए। तो हमारे एडवाइजर्स को ये सोचना पड़ेगा वेरी सिंपली कि कस्टमर स्टेबिलिटी नहीं चाहता है, बट उसने तूफान देखा है, उसने कितना सारा तूफान देखा है, तो इसके लिए उसने डटे रहना चाहिए कि तूफान से कस्टमर को बचाने के लिए। क्योंकि अगर वो सही में चाहता है कि कस्टमर उसका डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना चाहिए, तो फिर उसको स्टेबिलिटी का फैक्टर यानी इंश्योरेंस एंडाउमेंट वाला कुछ पार्ट उसको देना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड बहुत ही जरूरी है, बट म्यूचुअल फंड को 70% देना चाहिए, 30% को जैसे मैंने बोला कि एंडाउमेंट पॉलिसी देना चाहिए, और उसके ऊपर प्रेजेंट गैप, जो भी गैप रह जाता है समय शॉर्ट, क्योंकि आपने एंडाउमेंट में कुछ तो समय शॉर्ट प्रेजेंट गैप आपने कवर किया, जो बैलेंस है वो टर्म करेंगे तो जिंगा लाला हो जाएगा सीधा। ओके दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।